अच्छा जी, इमरान लिमिटेड का जो सवाल है, इस सवाल में मैंने आपको एक दो चीज़ें सिखानी है, इसलिए मैं ये लाइन गायब कर रहा हूँ। समझें ये लाइन सवाल में नहीं है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? क्योंकि अगर ये लाइन मैं पढ़ लूँ तो मैं रिसीट पेमेंट स्केड्यूल नहीं बनाऊंगा ना, वो मैं ज़रा बनाना सिखाना है। फिर एंड पे मैं बना के उसमें कहूँगा नहीं 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 नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, चलो काट दो, ठीक है ना? बेसिकली इसमें मैंने दो चीज़ें आपको सिखानी है। एक, स्पेसिफिक लोन अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो क्या करना है रिसीट पेमेंट में, और दूसरा इक्विटी हो तो क्या करना है, और प्रेफरेंस ऑर्डर क्या हो। ये सारी बातें रिसीट पेमेंट में ही समझाई जा सकती हैं। और अगर मैं ये वाली लाइन जो मिटा दी है आपको नज़र नहीं आ रही, अगर ये वाली लाइन मैं सामने रखूं सवाल की, तो फिर रिसीट पेमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं ये लाइन मिटा देता हूँ, रिसीट पेमेंट बनाना सिखा देता हूँ। फिर जब रेट की ज़रूरत पड़नी है इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने के लिए, तो उस वक्त हमारे पास रेट नहीं होना, वो लाइन ही होनी है, तो फिर मैं रिसीट पेमेंट काट दूंगा, ठीक है? फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि इक्विटी की डिस्कशन इस सवाल के अंदर है तो सही, पर उस तरह से यूज़ नहीं हुई। हाँ, टर्म टेस्ट के सवाल के अंदर इक्विटी आके यूज़ भी हो जाएगा, तो पता तो हो ना कैसे यूज़ करना है उसको, ठीक है? करें शुरू। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ऑन 31 दिसंबर 2007। हाँ जी, तो हमारा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड निकालना हमारा इसमें रिक्वायरमेंट है, कैपिटलाइज्ड। इसके अंदर हम लेते हैं जी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। ज़रा दोबारा से रिवीजन कर लेना, आज चलो आखिरी क्लास है अब, ठीक है? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। अच्छा जी, एक छोटी सी बात, जो क्वेश्चन बैंक 1 है होमवर्क में दिया था, उसमें क्वेश्चन में एरर है, मिस्टेक है, वो मैं आपको सही करवा दूंगा कल इंशाल्लाह, ठीक है ना? उस सवाल में कोई मसला नहीं है आपको होना, वो सिर्फ सवाल के अंदर कोई एरर है थोड़ा सा, वो एरर मैं सही करवा दूंगा। उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। बल्कि सॉल्व तो आपने शायद वो सोल्यूशन देखेंगे तो वो वही वाला ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो इसकी करेक्शन मैं आपको करवा दूंगा, फिलहाल आप इसको ना कीजिएगा। छोटी सी करेक्शन है वो मैं करवा के फिर आपको बता दूंगा। मेरे टीएस कहाँ हैं? गायब हो गए हैं, ठीक है? किसी को जिम्मे लगा के नहीं गए तो ये लिख लें ज़रा, मैंने ये करेक्शन करवानी है कल क्लास में। आप लिख लो फिर उसे बता देना, और उन्हें कह दें यार बैठ जाएं इधर। अच्छा जी, वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, लोन्स लिखा करता था मैं, ठीक है ना? उसके बाद लेस करते थे हम इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम। ये सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे, मैंने आपको कहा था इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे अप्लाई होता है, ना जनरल लोन पे ना इक्विटी पे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। वैसे तो जनरल लोन था ही नहीं, लेकिन चलो मैं फॉर्मेट पूरा बना रहा हूँ ऑन, अगला सवाल भी तो करना ही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, ठीक है जी, ये भी लोन्स हो सकते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं जी सवाल। यही रिक्वायरमेंट है हमारी, इसके अलावा कोई एसेट की कॉस्ट वॉस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, ठीक है? लेकिन अगर ज़रूरत मुझे महसूस हुई तो मैं वैसे ही ऐड कर दूंगा रिक्वायरमेंट में। ऑन 1 जनवरी 2007 इमरान लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको वही बता दिया हुआ है कि आप सिर्फ इतना काम कर लिया करें, आप ऐसे कमेंसमेंट और सीजेशन लिख लिया करें, ठीक है ना? पर्चे के ऊपर ही चाहे साइड पे या अपने आंसर शीट के ऊपर साइड पे करके ये लिख लिया करें, ठीक है ना? ज़्यादा तफसील नहीं, लेकिन बोलना हर दफ़ा है इसको कि कमेंसमेंट होती है लेटर ऑफ लोन रिसीव वर्क स्टार्टेड फर्स्ट पेमेंट, ताकि ये याद रहे बात, ठीक है ना? अब लोन रिसीव वर्क स्टार्टेड फर्स्ट पेमेंट, ये 3 डेट्स जब सवाल में देखनी है तो उनमें से जो लेटर हो उसको यहाँ पे लिख देना है, तो टाइम बच जाएगा, ठीक है ना? अंग्रेजियाँ लिख के टाइम ज़ाया नहीं करना। तो ऑन 1 जनवरी 2007 इमरान लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू फैक्ट्री। वर्क स्टार्टेड आ गया। द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली 15 महीने। इसका मतलब हमारे साल के एंड पे ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा, कंप्लीट नहीं होना। एंड द कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 80 million. द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 phases एंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर शैल बी मेड। 5 phases है, 4 phases आ रहे हैं क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं ना हुआ प्रोजेक्ट, ठीक है? अच्छा,
5 phases and payment to contractor shall be made on completion of each phase. In the year 7, the project has been financed through following sources. Number 1, right shares amounting to 15 million were issued. बच्चों राइट शेयर्स कहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करना, ठीक है ना। इसकी बात हम थोड़ी सी करेंगे अगले टॉपिक्स में जाके, इसकी जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में भी इसने यूज़ होना है, कैश फ्लो में भी होना है, बहुत ज़्यादा ईपीएस के अंदर भी यूज़ होना है इसने। तो ये कॉन्सेप्ट बहरहाल हमने कई बार अपने सिलेबस के अंदर पढ़ना है। फिलहाल ज़रा ये आया नहीं, इसलिए मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ। बहरहाल थोड़ी सी बात तो कर ही लेनी चाहिए। ये क्या है, ये नए शेयर्स इशू करना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना। तो उसको छोड़ो, इतनी मुश्किल बात। ये देखो, घर से ओनर्स, शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं ना, उनको जब शेयर्स इशू करेंगे तो वो घर से कैश ला के कंपनी को देंगे ना। तो इसका मतलब ये वैसे ही है जैसे कैपिटल रेज करते थे बचपन में, कि घर से ओनर पैसे ले आया तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ठीक है ना। यानी बिल्डिंग बनाने लगे थे हम, फैक्ट्री लगाने लगे थे हम, तो हमने ओनर से कहा और कुछ पैसे तुम भी ले आओ, सारे ही लोन लेने हैं हमने, ठीक है, और सारे ही अपने रिजर्व्स इस्तेमाल करने, कुछ घर से तुम भी पैसे ले आओ यार, बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं, नई फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो ये ओनर घर से पैसे लाएं, कोई मसला नहीं है, ये कैश आ गया है। ये भी बिल्डिंग के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 1 जनवरी को आया, लेकिन ये स्पेसिफिक लोन नहीं है, ये जनरल लोन नहीं है, ये इक्विटी है। ये क्या है, इक्विटी है, ओके। तो राइट शेयर्स मीन शेयर कैपिटल यानी इक्विटी, न्यू शेयर्स इशूड। अच्छा, अब बैंक लोन ऑफ 32 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 15% वॉज रेज्ड ऑन 1 मार्च। स्पेसिफिक या जनरल? सवाल में कहीं लिखा हुआ स्पेसिफिक? देखें, ये मत कहिएगा आपके ऊपर लिखा हुआ है इन द ईयर 7 प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस थ्रू दिस लोन, तो इसलिए स्पेसिफिक है। ये तो ऐसे तो पहले भी लिखा होता था कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। पहली लाइन में लिखता था स्पेसिफिक, दूसरे में कहता था एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी यूज हुई, तो वहाँ से फाइनेंस कर रहे हैं हम जनरल लोन से भी। तो पहली लाइन से नहीं ये डिसाइड होना था। इस लाइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग के लिए रेज किया हमने। यूज़ हुआ है, ये इस बिल्डिंग में यूज़ हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे ये स्पेसिफिक है। हाँ, ये हो सकता था जनरल के मामले में भी। आप एमसीक्यूज करेंगे तो एक एमसीक्यू आएगा उसके अंदर, फिर इंशाल्लाह वो डिस्कस भी करूंगा मैं। जनरल लोन के बारे में वो ऐसी बात कर सकता है कि जी उसने लिख दिया कंपनी ने ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया ड्यूरिंग दिस ईयर थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज, और नीचे लिखा हुआ था एग्जिस्टिंग लोन। अब एग्जिस्टिंग लोन का मतलब क्या है, ये तो पहले से चला आ रहा है। तो इस खामोशी को फिर आपने स्पेसिफिक नहीं लेना, वो खामोशी नहीं है, वो सवाल चीख के कह रहा है कि ये ऑलरेडी लोन पड़े थे, इनमें से इस्तेमाल कर लिया। थोड़ा ध्यान रखना है। बहरहाल इसके अंदर सवाल खामोश था, नॉर्मल अजम्पशन, ये हम स्पेसिफिक अज्यूम करेंगे। तो 1 जनवरी वर्क स्टार्टेड, 1 जनवरी ही लोन रिसीव्ड, नहीं सॉरी वो तो इक्विटी है। 1 मार्च को लोन रिसीव्ड, और ज़रा फर्स्ट पेमेंट भी देख लें, वो 1 मार्च को है। तो 1 जनवरी और 1 मार्च में से 1 मार्च 2000 बोले 7, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात, ये प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2007 को शुरू है और 15 महीनों का है, तो इसका मतलब 7 में तो ख़त्म ही नहीं होना। तो सीजेशन की डेट तो फिर 31 दिसंबर ही बनेगी ना, ओके, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अगली लाइन में कहता है ऑन 1 अगस्त 2007 10 मिलियन वर बोरोड फ्रॉम द बैंक। एक और लोन ले लिया, अगेन खामोश है। इसको जनरल अज्यूम कर लेते हैं, फिर एक स्पेसिफिक जनरल, और नहीं भाई नहीं, 2 स्पेसिफिक लोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारे सवाल में 2 स्पेसिफिक लोन्स थे। लोन 1, इसके बारे में मैंने आपको रूल बता दिया कि ये 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं, 10 महीने। ये 10 महीने इसका कैपिटलाइजेशन पीरियड है लोन 1 का, ठीक है। और लोन 2 किस दिन रिसीव किया है? अब इसका तो लेटर फिर 1 अगस्त ही बन रहा है ना, लेटर 1 अगस्त से पहले तो ये लोन था ही नहीं, तो इसका कमेंसमेंट 1 अगस्त से करोगे, और ईयर एंड पे तो सब कुछ रुक ही जाना है, ये भी 31 दिसंबर पर आ जाएगा। ये बात समझ में आती है?
तो ये वाला लोन कितने महीने, 5 महीने के लिए इसका इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है, 5 मंथ्स। डन जी। चल जी, हाँ लोन 2 होगा। ओए होए जी, यहाँ तक को मसला बोले, एक बार आखिर में तस्वीर खींच ली यार, कहीं नहीं जाता ये। अच्छा, अब 2 लोन्स आ गए, एक घर से ओनर्स के पैसे आ गए, ठीक है। डिटेल ऑफ बिल सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर और आखिरी बिल पे नहीं हुआ। अब तो कल की डिस्कशन हम पढ़ चुके हैं, बिल रिसीव हो गया, पेमेंट चाहे नहीं हुई, मतलब यही होता है कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। तो अगर, इस सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर हमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना होती तो फिर ये 20, 18, 16 और 17 चारों के चारों हमारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में आने थे। पे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एटीएल में ये बात दोबारा करते हैं जो कल इमाम वाले सवाल में भी की थी, अल्लाह ने चाहा तो समझ आ ही जाएगी। अच्छा जी, तो ऑन 1 जून 7 बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इशूड इंस्ट्रक्शन ब्ला 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 ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड। भाई 1 जून को एलडीए वाले आए, ऐसे एलडीए कह रहा हूँ, हमारे एलडीए वाले आए और उन्होंने काम रोक दिया और कहा 31 जुलाई तक। उन्होंने कहा काम रोक दो, तुम लोगों ने मिसाल के तौर पे परमिट ही नहीं लिया हुआ। अब लड़ाई पड़ गई, हम कोर्ट में चले गए, नहीं जी हमने लिया था, वो कह रहे नहीं लिया था। लड़ाई चलते 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 2 महीने गुजर गए। अब ये 2 मंथ्स सस्पेंशन है, ये कौन सी है भाई? हर दफ़ा हर बिल्डिंग पे, बिल्डिंग ने बनने से इनकार नहीं कर देना अगर किसी बिल्डिंग में एलडीए वाले ना आए। तो ये 2 मंथ की नॉन रूटीन सस्पेंशन है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं। सादा बात यही होती है कि रूटीन सस्पेंशन वो है जो कंस्ट्रक्शन के, उस कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस का पार्ट हो, नेसेसरी पार्ट हो, जिसके बगैर कंस्ट्रक्शन ना चल सकती हो। ये क्या पाबंदी लगवाना, 2 महीने लड़ाई करना, कोर्ट में जाना, ये क्या कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है? नहीं भाई, तो ये नॉन रूटीन सस्पेंशन है। अगर ये सवाल में हो तो हम मंथ्स लिखते हुए ज़रा बटा लगाते, ये इंटरेस्ट निकालते हुए बटा लगाते हुए फासला रख लेते हैं और मंथ्स लिख लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। चलो सवाल ख़त्म हो गया जी, जवाब शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको सिखाया हुआ है कि आपने आसान काम कर लिया करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन आपने हमेशा निकाल लिया करना है, ठीक है। अब लोन 2 हैं तो 2 सही। अच्छा 2 लोन हैं, इनकी किस्तें भी आ रही होती तो हर लोन को अलग अज्यूम करके चलते। जैसे एक लोन के अंदर आप कहते जी 2 दफ़ा एक किस्त भी पे हुई है, तो उस एक लोन की 2 लाइन्स के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलता, अगले लोन की भी किस्त पे हुई है उसकी भी 2 लाइनों के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलता। लेकिन इन दोनों लोन्स की कोई किस्त पे नहीं हुई थी। बहरहाल लोन नंबर 1 को अलग और लोन नंबर 2 को अलग लेकर चलते हैं, ठीक है जी। लोन 1 की अमाउंट क्या है? लोन 1 की अमाउंट है 32 मिलियन और इंटरेस्ट रेट है 13%। तो हमने कहा जी 32 मिलियन इंटू 13%, ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है। ये ऊपर नजर आ रहा है लोन 1 का कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना है, लेकिन पता नहीं इसमें सस्पेंशन ही ना आ जाए तो 10/12 ऐसे करके लिख दे, ठीक है। आंसर तो बिल्कुल नहीं निकालते, अगर सस्पेंशन आ रही हो ना सवाल में तो फिर हम बिल्कुल भी आंसर नहीं निकालते, पता है ना आपको। ओके, उसके बाद दूसरा लोन, दूसरे लोन की अमाउंट कितनी है जी? 10 मिलियन इसकी अमाउंट है और इंटरेस्ट रेट है इस पर 11%। तो 10 मिलियन इंटू 11% इंटू वो ऊपर लिखा हुआ है, हाँ जी 5/12, 5/12, ठीक है। अब मंथ्स लिख लो ताकि सस्पेंशन के वक्त मसला ना हो। तो पहले लोन के अंदर मंथ्स हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चल यार छड़ दे गुस्सा यार। अच्छा मान गया। जी नवंबर और दिसंबर, ठीक है जी। ये लोन 1 आ गया हमारे पास। और लोन 2 के मंथ्स कौन कौन से हैं जी? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 हैं, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर,
ठीक है जी। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने की बारी आई, तो हमें रिसीट पेमेंट चाहिए। जनरल लोन के लिए भी रिसीट पेमेंट चाहिए सवाल में फिलहाल, ठीक है ना। मैंने वो लाइन ही मिटा दी है जिसमें आपका मसला हल हो रहा था, ठीक है ना। तो फिलहाल मुझे इन्वेस्टमेंट ये रिसीट पेमेंट बनाना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था, इसलिए ये बनाना है, ठीक है। तो चलो जी, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबरिंग। रिसीट पेमेंट बनाना हो तो डेट वाइज रिसीट्स और पेमेंट्स की नंबरिंग, डेट वाइज रिसीट्स और पेमेंट्स की नंबरिंग। हाँ जी, 1 जनवरी को इक्विटी रिसीव हो गई है 1, फिर जनवरी में और कुछ हुआ देख लो, फरवरी में, मार्च में जी, मार्च में लोन 1 आ गया, ओहो फर्स्ट पेमेंट भी इसी दिन है, तो फिर ये 2A और ये 2B। फिर मार्च के बाद अप्रैल में भी है, पेमेंट हो रही है। फिर मई कुछ नहीं, जून कुछ नहीं, जुलाई कुछ नहीं, अगस्त में जाकर लोन नंबर 2 आ रहा है, और तो कुछ नहीं है अगस्त में, और तो कुछ नहीं। फिर सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में कुछ ना हुआ, अक्टूबर में है 5, और फिर कोई पेमेंट नहीं। अब रिसीट पेमेंट बनाना है हमने, ठीक है। यहीं पर बना लेता हूँ जी। रिसीट पेमेंट में डेट होती है, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्पेसिफिक लोन, से पहले आज एक चीज आएगी इक्विटी। देखिए जी, मैंने आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर बताया था। प्रेफरेंस ऑर्डर ये था कि पहले हम हमेशा स्पेसिफिक लोन यूज़ करेंगे, फिर जनरल। आज बात पूरी कर दें, अगर घर से अपने पैसे ओनर्स ले आए तो सबसे पहले वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वो पैसे इस्तेमाल करने हैं हमने, तो सबसे पहला नंबर हुआ करेगा इक्विटी का, फिर स्पेसिफिक लोन्स लिखता था यहाँ पे, मैं इसी दिन के लिए लिखता था कि मल्टीपल आ जाए तो कैसे समझाऊंगा। स्पेसिफिक लोन्स, फिर जनरल लोन्स, है ही नहीं सवाल में, लेकिन कोई नहीं, फॉर्मेट तो पूरा करें, और बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब 1 जनवरी को आपकी इक्विटी आ रही है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको कहा हुआ रिसीट पेमेंट को लेटर से बनाया करो, लेकिन अगर आप इक्विटी को 1 जनवरी पे लिख भी देते हो ना, तो ये बात याद रखना कि इक्विटी को बैलेंस के कॉलम में लेके ही नहीं जाना, क्योंकि इक्विटी पे इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ठीक है। लेकिन मैं काम ही वही कर लेता हूँ, मैं लेटर डेट से बना लेता हूँ, ठीक है। तो लेटर डेट क्या है, 1 मार्च। तो 1 मार्च को मैंने कहा जी शेयर्स ऑलरेडी इशूड, राइट इशू ऑलरेडी मेड, या शेयर्स ऑलरेडी इशूड। कितना जी, 10 मिलियन, 10 था, 15 था। ओके जी, उसके बाद बेटा इक्विटी का पैसा भी हमारा कोई हमने स्पेसिफिक उसके लिए ऑब्टेन नहीं किया होता, हमारा अपना पैसा ना कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक की तरफ से स्पेसिफिक लोन पे तो शायद पाबंदी भी हो, जब बैंक पर्पस पूछता है तो हो सकता है बेटा बातें बंद कर दें प्लीज़, सेकंड रो में बातें बंद कर दें। बैंक तो हमसे पर्पस पूछ के हो सकता है उस पर पाबंदी भी लगा दे, कहीं और इस्तेमाल नहीं करना, ये हमारा अपना पैसा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करना तो हम इसको रखेंगे। बहरहाल इसको इन्वेस्ट करने की हम ज़रूरत महसूस नहीं करते। हम जनरल लोन, हम स्पेसिफिक लोन के ऊपर क्योंकि इंटरेस्ट पे करना होता है तो हम कहते हैं यार एक कॉस्ट तो पे करनी है, ठीक है।
अब जितना अर्सा ये पैसा वेला पड़ा है, कहीं और इस्तेमाल नहीं करना, उतना अर्सा कहीं और इन्वेस्ट करके ज़रा इस पर इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लें। लेकिन इक्विटी के आए हुए पैसे के ऊपर हम कोई कॉस्ट पे नहीं कर रहे होते एज सच। डिविडेंड जाता है पर उसको हम इक्विटी की कॉस्ट, वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है, वो डिविडेंड है, प्रॉफिट कमा लिए तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए हम इसको भी इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर अप्लाई, इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं करते हम। फिर बहरहाल इसी दिन 1 मार्च 2007 को क्या होता है जी, लोन भी रिसीव हो जाता है। लोन इस दिन रिसीव ही हो रहा है, ठीक है। लोन रिसीव्ड कितना जी, 32 मिलियन। और खैर से फर्स्ट पेमेंट भी इसी दिन हो रही है, तो आपकी इक्विटी की जान यहीं पे निकाल देनी है मैंने। तो 1 मार्च 2007 पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ठीक है। और ये पहली ही पेमेंट ब्रैकेट में चली गई है, कितनी, 20 मिलियन, ठीक है। इसमें से 15 इक्विटी में से गया, बाकी 5 स्पेसिफिक लोन से। और तो कुछ नहीं है 1 मार्च को, और तो कुछ नहीं है, तो बस फिर स्पेसिफिक लोन पे डिब्बा लगा दो। जी कितना, 27। ये 27 आपका अवेलेबल हो गया, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2A 2B हो गया। 3 का ऑन कंप्लीशन ऑफ सेकंड फेज आपने 18 मिलियन पे किया। स्पेसिफिक लोन बतेरा पड़ा है, जनरल लोन सवाल में था नहीं, इसलिए उसने आने ही नहीं दिया इसको, ठीक है। बहरहाल किस दिन भाई, 1 अप्रैल को सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, कितनी जी, 18, बच गया 9। उसके बाद जी 1 अप्रैल को ये काम हुआ, और फिर 4 को नया लोन आ गया। 1 अगस्त को नया लोन आ गया 10 मिलियन का। इधर देखना ज़रा सारे ध्यान से, नई चीज़ है ना। 1 अगस्त 2007 को लोन, अब ये 2 रिसीव हो गया, उधर मैंने 1 नहीं लिखा, बहरहाल सिर्फ लोन रिसीव भी चल जाता, आपको समझाने के लिए लिखा। वहाँ लोन 1 था, ये लोन 2 रिसीव हुआ, कितना। अब देखना ज़रा, स्पेसिफिक लोन में प्लस हुआ और ये 19 अवेलेबल हो गया फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, उसके बाद जी 1 अक्टूबर को 16 मिलियन की पेमेंट हो रही है, बस और तो कुछ नहीं है। तो 1 अक्टूबर थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 16 मिलियन, बड़ा लोन पड़ा, 16 मिलियन, 3 अभी भी बच गया। अब इधर देखो, इस 27 को पकड़ेंगे और कहेंगे 1 मार्च से अवेलेबल है, पूरा मार्च, बस मार्च, ओके। फिर 9 को पकड़ेंगे और कहेंगे अप्रैल से, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, 4 महीने अवेलेबल। फिर नया लोन आया तो अब वो बैलेंस बदल गया, इसलिए अब 9 की बजाय हम कहेंगे 19 अवेलेबल हो गया। ये 19 1 अगस्त से अवेलेबल है, अगस्त सितंबर 2 महीने, ठीक है, अक्टूबर नहीं है, ओके। उसके बाद फिर एक पेमेंट हुई, अब 3 अवेलेबल है। ये 1 अक्टूबर से कब तक भाई, ईयर एंड हो रहा है ना 31 दिसंबर। तो अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा लिखा था ग्रेनाइट वाले सवाल में, क्लोजिंग करके, ठीक है। तो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक रखना है इसको, इससे आगे लेकर नहीं जाना, ठीक है। ये सारी बातें समझ आती हैं। आज ये 27, 9, 19 और 3 को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने के लिए हम लाए, तो सारे सवाल के अंदर ढूंढ के हमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट ही नहीं मिला। बल्कि उसने क्या कहा था, उसने कहा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अनयूटिलाइज्ड पोर्शन इज इतना, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम उसने निकाल के दी हुई थी। तो ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना ही नहीं था। वो मैंने लाइन इसलिए छुपा दी थी ताकि मैं 2 स्पेसिफिक लोन्स और इक्विटी को यहाँ फिट करके आपको समझा लूँ बस, ठीक है, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। इस सवाल के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो 0.7 या 0.5 जितना भी है वो इन्वेस्टमेंट इनकम उसने निकाल कर दे दी थी, यानी ये सारे कुछ को बट्टे बुट्टे लगा के सारा कुछ करके उसने आपको आंसर दिया हुआ था, ठीक है। ये इसलिए समझा दिया कि अब टेस्ट के अंदर इस जैसा सवाल मैं दे सकूं आपको, ठीक है। ये ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब इधर देखो, अब अगली स्टोरी। वो कहता है जी अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ लोन वाज इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट
द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच लोन इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू 0.5। अब मेरा सवाल, अनयूटिलाइज पोर्शन कितना अरसा रहा है? भाई देखो, यकम मार्च से अनयूटिलाइज रहने लग गया था। ये देखो, ये जो मैंने चीज़ नहीं बनानी, ये देखो ना, यकम मार्च से, यानी पहला लोन जो आया था तो उसका बैलेंस तो अनयूटिलाइज पड़ा था ना। फिर यकम मार्च से 31 दिसंबर तक पहला जमा दूसरा सारे ही अनयूटिलाइज, कुछ ना कुछ तो रहा ही है ना। तो ये अनयूटिलाइज का पोर्शन बनता कितने महीने? 10 महीने। यकम मार्च से 31 दिसंबर जो अनयूटिलाइज रहा है ये बैलेंस, कुछ कितना, किसी पे एक लोन का, दो का, सबका अनयूटिलाइज पड़ा है ना। ठीक है। अब मेरा सवाल, ये जो 2 महीने की इन्वेस्टमेंट, ये सस्पेंशन है, क्या ये इसमें से माइनस हुई है या नहीं हुई? हुई है। ठीक है। आप लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल हमने ये वाली बात की थी, लोन कैरी मार्का इतने सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम लोन वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एंड अर्नड 17 मिलियन। तो मैंने आपको कहा था बस ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड इसने लिख दिया है, तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को तो 7.5 महीने करो, लेकिन ये 17 मिलियन 7.5 महीने का ही है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन पीरियड, ये कल वाला सवाल ओपन किया हुआ है, ठीक है, टेस्ट वाला, क्योंकि कैपिटलाइजेशन पीरियड 8 महीने है ही नहीं, 7.5 महीने है। तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम 17 मिलियन 7.5 महीने की है, ना कि 8 महीने की। ये बात याद, कल समझ आ गई थी ना। फिर मैंने कल ये भी कहा था, अगर कोई ये अज्यूम करे कि नहीं ये भी 8 महीने की, तो उसको 7.5 पे लाना हो तो ये क्या करेगा, 17/8 इंटू 7.5, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर बात थी। क्यों? क्योंकि उसने ये लिखा हुआ था कि अर्न 17 मिलियन ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड, और कैपिटलाइजेशन पीरियड तो था 8 नहीं 7.5 महीने, क्योंकि 15 दिन तो सस्पेंशन रही थी। उस 15 दिन का एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, वो तो कैपिटलाइज होता ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमने कल ये बात सीखी हुई थी कि अगर इस तरह से इनकम दे देगा तो हम उसको एज इट इज़ ले लेंगे, हम उसमें सस्पेंशन माइनस नहीं करेंगे। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपने आज भी यही बात कर दी। आपने कहा इस 0.5 मिलियन को भी आपने सस्पेंशन के नेट करके ही दी हुई फिगर ही समझिए। अब मैं इस बात को मान लूं कि ना मानूं? मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में वाज़े फ़र्क है। इधर पढ़ें क्या कह रहा है। इन्वेस्टमेंट इनकम अर्नड 17 मिलियन ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड, और यहां पे लिखता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट, जो अनयूटिलाइज पोर्शन था उसको इन्वेस्ट किया, अनयूटिलाइज पोर्शन जितना था उसे इन्वेस्ट किया, और द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड 2.5 ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई। ठीक है ना। तो इन दोनों में ये वाज़े फर्क था, ये ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड वाले लफ्ज़ का। अगर कल ये ना लिखा होता तो कल मैं इस 17 को भी पक्का डिवाइड बाय 8 इंटू 7.5 करता। ये सिर्फ इसी बात ने मुझे कहा था कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो कैपिटलाइजेशन के अरसे कहीं इन्वेस्टमेंट इनकम दी हुई है, लेकिन हमारे इस सवाल के अंदर ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम इस 0.5 को कहेंगे कि ये 0.5 तो है 10 महीनों का, ये 0.5 है 10 मंथ्स का। ठीक है। इसमें से 2 मंथ्स माइनस करने हैं तो कोई मुश्किल नहीं है जी, बड़ा आसान है। ये ऐसे कांटे कूंटे कोई नहीं लगाने इसमें। आपको यहाँ पर आकर लिखना है जी 0.5 मिलियन जो है ये 10 महीनों का है, डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स, इनटू हमें इसमें से 2 निकाल कर 8 पर चाहिए, क्योंकि और तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। कोई रेट शेट होता तो मैं खुद निकाल लेता, वो सारा रिसीट पेमेंट बनाया भी था आपके सामने, सब निकाल के जहाँ जहाँ पर ये 2 महीने आते लाल रंग से काट के माइनस करते, पर वो सारा कुछ तो नहीं कर सकते ना। उसने हमें 10 महीनों की इनकम निकाल के दे दी। हमने कहा चलो इसी को ही, फिर ये 10 की है तो इसको 8 पे ले आओ, अज्यूमिंग के बराबर होगी, क्योंकि अब और तो कुछ नहीं ना कर सकते। अब अजम्पशन तो यही लेनी है ना कि 10 महीनों की इनकम है, 10 महीने में बराबर एक्रू हुई होगी। सवाल जो खामोश है, तो नॉर्मल अजम्पशन फिर यही ले सकते हैं हम। ठीक है। तो ये हमने कहा ये 10 को 8 पे ले आओ तो क्या आंसर आता है? 0.4। ठीक है ना। ये माइनस होने वाली फिगर हमने यहाँ निकाली। चलें जी। जी बेटा, उन्होंने कहा है अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ द लोन वॉज इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट। तो अनयूटिलाइज पोर्शन मैंने लिया भी लोन का ही है, मैंने तो कहा इक्विटी को आनी ना दो। अब अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ लोन 27 है। ये क्या क्या अनयूटिलाइज 32 है, 27 है ना अनयूटिलाइज पोर्शन, 9 अनयूटिलाइज, 19 अनयूटिलाइज, 3।
इस साल में ये बैलेंसेस अनयूटिलाइज रहे, वो कह रहा है इनको हमने इन्वेस्ट किया है, तो फिर इसी अरसे के लिए इन्वेस्ट किया है ना, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, लोन ही नहीं था, तो फिर अनयूटिलाइज पोर्शन कहां से निकलना था जिसको आपने इन्वेस्ट कर लेना था। तो ये तो सादा सी बात होती है कि आपने जो लोन लिया है, इन्वेस्टमेंट इनकम उसके आने के बाद ही निकल रही होती है, क्योंकि वो लोन लेंगे तो उसमें सरप्लस बचेगा जो आप इन्वेस्ट करेंगे। किस प्रोजेक्ट के लिए नहीं की? ये दोनों लोन्स इसी एक प्रोजेक्ट के लिए हैं, और इसी प्रोजेक्ट में ये सस्पेंशन आई है। अच्छा जी, हैं क्यों? इधर देख पुत्र, ये पहले वाला अनयूटिलाइज पड़ा था, फिर पहले वाला ही अनयूटिलाइज पड़ा था, दरमियान में रोक के कहा दूजा भी आ गया है, फिर दोनों को इकट्ठा अनयूटिलाइज किया था, यूज भी इसी तरह से इकट्ठा ही कर रहे हैं इनको। ठीक है, अब आप कहोगे जी इस 10 वाले की इन्वेस्टमेंट इनकम आप कहीं यकम से नहीं अज्यूम कर रहे? नहीं, अगर मैं निकाल रहा होता तो मैं इसको यकम अगस्त से लेता, यकम मार्च से तो ना ले रहा होता, और इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस तो पहले ही हमने इधर देखो अगस्त से ही शुरू किया निकालना। ठीक है जी, तो बेटा ये असूल आज को आखिरी दिन में हम नहीं पढ़ रहे, ये पहले दिन से पढ़ा था। जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है उसमें सस्पेंशन आई है, बैंक को देने वाले तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी सस्पेंशन नहीं आई थी, फिर वहां से क्यों माइनस करने देते हो? ये पहले दिन एक बात सिखाई थी, जब ये सिखाया था कि जिस अरसे का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है उतने अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस हो सकती है, बाकी अरसे का इंटरेस्ट बैंक को जाना है एक्सपेंस में शो कर देना, और बाकी इनकम भी आनी है इनकम में शो कर देना। इनकम तो किसी ने नहीं वापस ले ली। भाई ये बातें मत करो ना यार, सब्र करो थोड़ा सा। ठीक है, देखें ये 2 महीने का इंटरेस्ट बैंक ने भी लेना है, एक्सपेंस में आएगा, एसेट में नहीं ऐड करना। ऐसे ही ये 2 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम है आपकी, लेकिन ये इधर माइनस नहीं होनी एसेट कॉस्ट में, अदर इनकम में चली जाएगी। ये पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, सस्पेंशन कौन कौन से मंथ्स की है जी? बस सवाल तो खत्म हो गया, जून और जुलाई। तो लाल मार्कर निकल आया, और जून जुलाई जाओ जाओ, और बस सवाल खत्म। सवाल खत्म भी हो गया। बोलो, हैं 3.16 नेट करो तो 2.76। 3.23 है, ये 2 पॉइंट, ये क्या है? ये 0.4 ही था जी, ये 2.83। ठीक है जी, कोई लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, कोई जनरल लोन पे इंटरेस्ट नहीं है, तो यही हमारा बोरिंग कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। अच्छा सुने, अगर एसिड CWIP की कॉस्ट निकालनी पड़े वैसे ही, तो आप कहोगे जी ये पेमेंट नहीं हुई, इसको एसिडी कॉस्ट में ना लें, आखिरी वाली। ऐसा नहीं करना। अगर एसिडी कॉस्ट निकालनी हो तो 20 जमा 18 जमा 16 जमा 17 करोगे, और उसके अंदर फिर ऐड करोगे 2.83। ओके, चलो। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बहरहाल चूंकि डिस्कस करनी थी कुछ चीज़ें, इसलिए इतनी देर लग गई, वरना तो ये 2 मिनट का सवाल था, इतनी बात करा था। लेकिन मुझे ना कुछ चीज़ें समझानी थी यहाँ पे, जो मैंने आपको कि 2 लोन्स, अब 2 लोन सीख लिए, अब 3 आए 4 आए, अब हमें इससे क्या? जनरल लोन पहले सीखा हुआ था, इक्विटी आज आ गया। अब टर्म टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह एक सवाल ऐसा डाल लेंगे जिसके अंदर प्रोग्रेस पेमेंट्स भी आ जाएंगी, कंसल्टेंट फी वगैरह कोशिश करूंगा डाल दूं। ठीक है, परमिट फी वगैरह भी आ जाए, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी आ रहे हों, फिर उसके बाद सस्पेंशन भी आ रही हो, उसके बाद फिर ये इक्विटी भी आ रही हो, हैं प्रोग्रेस बिलिंग तो होगी ना, वो तो हाँ। डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। लाइफ अगर मैं डाल दूं सवाल के अंदर, मैंने भी नहीं डाली हुई, तो डेप्रिसिएशन आगे बुक वैल्यू निकलवा लेंगे। ठीक है जी, जी हाँ जी, बड़ी अहम बात मैंने फिर भूल जाना था, पिछली क्लास में भी भूल गया था, सुनो। बात ये हो रही है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि आप ना एक लाइन को गोली करा गए हैं, काइंडली वो समझाएं। पिछली क्लास में भूल गया था मैंने फिर बच्चों को कहा था कि आप जो है ना मुझे याद कराना, कल मैं आते ही वो बात करूंगा। वो लाइन है ये, राइट शेयर्स अमाउंटिंग टू
15 million were issued. The company usually pays a dividend of 10%. तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि हमें नंबर 4 पे यहां पे लिखना चाहिए था डिविडेंड ऑन इक्विटी, डिविडेंड ऑन शेयर्स, ज़रा आसान लफ्ज़, डिविडेंड ऑन शेयर्स एट द रेट ऑफ 10% हमें यहां पर लेना चाहिए था। अब ज़रा फ़र्क सुन लो। एक चीज़ होती है डेट, जिसे हम उर्फ़ आम में लोन कहते हैं, ठीक है, और एक होती है इक्विटी, ठीक है। इसको हम आमतौर पे कैपिटल कह देते हैं। है ये भी लोन टूवर्ड्स ओनर, ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल डेट और इक्विटी ये दो तरह के कैपिटल होते हैं। हम रेशो में जाकर पढ़ेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी कहते होते हैं। जो लंबे अरसे के लिए बैंकों से पैसा लेते हैं उसको भी हम यही कहते हैं कि ये हमारे पास पैसे पड़े हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं लंबे अरसे के लिए, ठीक है ना। तो डेट कैपिटल आप बीएफडी में जाके पढ़ेंगे बड़े होकर। डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल ये दो तरह के कैपिटल होते हैं बिजनेस का। बहरहाल छोड़ो, एक होता है डेट, डेट कैपिटल, एक होता है डेट यानी लोन, दूसरा होता है इक्विटी, ठीक है। इन दोनों की खसूसियात में वाज़ेह फ़र्क है। ये वाज़ेह फ़र्क इंशाल्लाह अब आपने FIR 2 में पढ़ना है, फाइनल में कोई नहीं इंतजार करना पड़ेगा, FIR 2 में पढ़ लेंगे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जाकर, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपको समझाता हूं, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। डेट यानी लोन बैंक से जब लिया जाता है तो एक एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है कि जैसे कई सवालों के अंदर हमने देखा, लिखा जाता है कि जी प्रिंसिपल विल बी पेड इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट या सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इतने इतने ईच, ठीक है। फिर इंटरेस्ट विल बी पेबल एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, एडवांस, एरियर, जो भी है वो सारी कंडीशन लिखी जाती हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो, इन दोनों की स्पेसिफाइड अमाउंट्स होती हैं। स्पेसिफाइड अमाउंट्स का मतलब बोलो, पहले से लिखा होता है ये लोन में इतनी किस्त आएगी इस दिन आएगी, इतने % इंटरेस्ट है इस दिन लेंगे, यानी कि स्पेसिफाइड अमाउंट्स और स्पेसिफाइड डेट्स, इसीलिए तो सूद कहते हैं। स्पेसिफाइड अमाउंट्स और स्पेसिफाइड डेट्स, बात समझे हो। तो डेट की खसूसियत ये होती है कि इसमें जो कैश फ्लोज होते हैं, कैश इनफ्लो होना जब लोन आया, या कैश आउटफ्लो होना जब लोन वापस जाना, या इंटरेस्ट पे होना, ये भी कैश आउटफ्लो है। तो इसकी एक खसूसियत होती है कि इसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज स्पेसिफाइड अमाउंट्स और स्पेसिफाइड डेट्स के होते हैं, ठीक है। इसकी खसूसियत है। डेट को कहते हैं, डेट या लोन की खसूसियत ये होती है। जबकि इक्विटी जो होता है, ठीक है, ये आपने कभी सुना हो कि कंपनी ने कहा है आप यहाँ पर हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करें और हम इंशाल्लाह तो चलो कह रहे इतने % तक देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर वो यूँ कह रहे हो कि आप आज आकर इन्वेस्टमेंट करें, आपको हम हर साल 15% या 20% इसके ऊपर रिटर्न देंगे, ऐसा नहीं होता। यानी इक्विटी, एक तो इक्विटी का जो प्रिंसिपल होता है यानी जो असल अमाउंट है, यानी इक्विटी जो खुद है वो नेवर रिटर्न्ड वाला सीन होता है, ऐसे ही कभी वापस नहीं करते। खैर हम पढ़ेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स, स्टेटमेंट यानी इक्विटी के अंदर जाकर एक टॉपिक आएगा बाय बैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स बाय कर ले वापस, या इस सूरत में ये खत्म हो सकता है, कंपनी से ये पैसे वापस मिल सकते हैं, या कंपनी खत्म हो जाए, कंपनी खत्म हो जाए तो ये पैसे वापस मिल सकते हैं। वरना ये जो आप शेयर कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं ये वापस नहीं आते। एक तो ये बात खत्म होगी कि प्रिंसिपल अमाउंट ने कभी वापस आना है। दूसरी चीज़ होती है जी, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं बल्कि डिविडेंड होता है, ठीक है। तो डिविडेंड की अमाउंट ना तो अमाउंट स्पेसिफाइड होती है ना ही डेट स्पेसिफाई होता है, ठीक है। यानी डिविडेंड के अंदर ये प्रिंसिपल तो वापस ही नहीं होना, ठीक है। जो डिविडेंड भी है यानी कैपिटल का असल पैसा वापस होना ही नहीं जो ओनर ने इन्वेस्ट किया, लेकिन जो डिविडेंड भी आना है उसकी नो स्पेसिफाइड अमाउंट, नो स्पेसिफाइड अमाउंट और नो स्पेसिफाइड डेट। क्या मतलब भाई, प्रॉफिट्स बहुत आ जाएं तो ज्यादा डिविडेंड, ना आए तो कुछ नहीं। हर साल दे रहे हैं
1 साल दे दिया, 1 साल ना दिया, 2 साल दे दिया, 3 साल ना दिया, कोई पाबंदी नहीं होती। प्रॉफिट्स होते हैं और सरप्लस फंड्स होते हैं तो ही कंपनीज जो है वो डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक रंग की, लाल रंग की लकीर खींची हुई है। ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं। आपके सामने इनकी मैंने आज कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी हैं। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं इक्विटी इज नॉट बोरोइंग। डेट या लोन बोरिंग है ना, डेट लोन मतलब बोरोइंग, इसको बोरिंग भी तो कह सकता हूं। डेट लोन बोरिंग, बोरिंग है। बोरिंग के बारे में पहले दिन क्या कहा था? बोरिंग मींस लोन रिसीव्ड, लोन टेकन। ठीक है ना, तो अब मैं क्या ये कह सकता हूं ये सारी कहानी करने के बाद इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग। ठीक है, अच्छा, डेट की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट क्या है जी? कॉस्ट, इंटरेस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट, ऐसे ही है। वो बोलो, कॉस्ट ऑफ डेट का क्या मतलब? मतलब आपने बैंक से लोन लिया और उसके पैसे को इस्तेमाल किया तो बैंक ने उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट लिया, तो बैंक का ये लोन, ये पैसा इस्तेमाल करने की आपने जो कॉस्ट पे की उसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं। और बोलो, तो इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट, मानते हो? इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, और डिविडेंड इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मानते हो ये बात? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, अब मैं सारी बातें करने के बाद मैं एक जुमला बोल रहा हूं। वो जुमला ये है, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, ये मानते हो? देयरफॉर कॉस्ट, ये डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या है? बोरोइंग की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। बोरोइंग की कॉस्ट इंटरेस्ट, डिविडेंड तो इक्विटी की कॉस्ट है, और इक्विटी बोरिंग नहीं है तो इसकी कॉस्ट भी बोरिंग कॉस्ट नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर जो मैंने लिखा है, आप भी अपने इसी फॉर्मेट के अंदर अगर जगह है, बनाया हुआ है, तो इसको लिखो और लिख कर ना यूं कांटा लगाओ, और लाल मार्कर मैंने निकाल लिया है और इसको ऐसे करके भी कांटा लगाओ। ठीक है, और कांटा लगाकर यहां पर एक स्टार लगाओ, और स्टार लगाकर टॉप या बॉटम पे आकर ये बात सिर्फ लिख लो जो जुमला बोला मैंने, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। तो ये कभी भी यहां पे नहीं आ सकता। हाँ, वो इसलिए लिख देते हैं कि हम ये देख लें कि हमारा जो स्पेसिफिक लोन आया है वो कितना अरसा इस्तेमाल नहीं हुआ। इक्विटी की वजह से हो सकता है पहले कुछ अरसा इस्तेमाल हो, तो हमारे सवाल में तो उसी दिन सारे का सारी इक्विटी निकल गई ना। अगर ना होती तो स्पेसिफिक लोन का बैलेंस तो पूरे का पूरा पड़ा रहता था, हम इन्वेस्ट कर सकते थे ना, क्योंकि स्पेसिफिक लोन का सरप्लस फंड हमने इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए उसको रिसीट पेमेंट के अंदर लेके आना है। ठीक है जी, लाइन में क्या लिखवा रहा था? इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। दिल में ये आ रही थी कि यहां पर ये भी चौथी चीज आ जाती, डिविडेंड, लेकिन वो नहीं आया करेगा। ठीक है, अगर कोई ये तस्वीर बनाना चाह रहा है तो बना ले, लेकिन बस 30 सेकंड से पहले जी। और को मसला? काफी तसल्ली अब मेरी इस टॉपिक से। जरा आ जाओ एटीएल पे। उई, बच गया जग। जी बेटा, सवाल वो बताएंगे मुझे? अच्छा, मैं देख लेता हूँ, कोई वजह होगी ना उसमें। मैं अभी एटीएल डिस्कस कर लूँ, क्योंकि अब मैं उस तरफ गया तो फिर मैं गया। ये एटीएल का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कर लूँ। छोटे मोटे सवाल हम डिस्कस करते रहेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक ऐसा थोड़ा ही है कि पूरे लेक्चर में सवाल पूरा ना हुआ तो गए। तो वो तो आप 20 मिनट पढ़ें, 40 मिनट पढ़ें, 50 मिनट पढ़ें, 60 मिनट पढ़ें, जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना पढ़ें। बाकी कोई और चीज़ डिस्कस कर लें तो कर सकते हैं। इसलिए कोई छोटी मोटी बात रहेगी तो कल कर लेंगे। एटीएल रह गया तो इसने कल फिर पकड़ लेना है हमें। जी, रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द related amounts and disclose them under appropriate heads in ATL statement of financial position। बड़ी फनकारी लगाई इसने हमसे बैलेंस शीट मांग कर कहा जो इस सवाल में से रेलेवेंट चीज़ें बनती हैं
वो निकालें और निकाल कर यहाँ पे लिख दें। तो ATL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर 14। इसमें कोई नॉन करंट एसेट्स आ सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ सकती हैं, कोई करंट लायबिलिटीज़ आ सकती हैं, करंट एसेट्स भी आ सकते हैं, देखेंगे। नॉन करंट तो मैंने इसलिए लिख दिया कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, नॉन करंट एसेट तो इसलिए लिख दिया। नॉन करंट लायबिलिटी इसलिए लिख दिया, एक लॉन्ग टर्म लोन भी है, ठीक है ना, तो इसलिए ये कुछ चीज़ें तो हैं ही, बाकी देखते हैं वक्त के साथ साथ जो चीज़ें निकलती हैं। सवाल, रिक्वायरमेंट का पता लग गया। बैलेंस शीट के अंदर इस टॉपिक के अंदर अगर आप गौर करें तो इस टॉपिक में से एसेट की कॉस्ट ही जा सकती है, और एसेट की कॉस्ट के अंदर इस टॉपिक में बोरिंग कॉस्ट ऐड होकर गई हुई होती है तो यही आ सकती है ना बैलेंस शीट के अंदर। बाकी हमने कल देख लिया था एडवांस, तो अगर एडवांस पड़ा हो वो बैलेंस शीट में चला जाए। फिर कोई रिटेंशन मनी हमने किसी के पैसे रख लिए थे, वो रोके हुए हैं, तो वो भी लायबिलिटी है, ठीक है। बहरहाल ये आपकी ही क्लास के अंदर मैंने ये सवाल किया था ना, ये आ नहीं रहा, मिल जाएगा, कहाँ गुम हुआ, ये देखें, ये आपकी क्लास में ही करके गया था मैंने ये, या मैंने MCQs कहे थे और नहीं करके आए आप लोग, साथ ही होमवर्क लिखा हुआ जी। तो मैंने ये कहा था कि इस सवाल में तो 31 मार्च पे बिल रिसीव होकर इसी दिन पे भी हो रहा है। अगर एडवांस देते हैं तो आप एंट्री करते हैं एडवांस डेबिट क्या है, एडवांस क्या है, एसेट, एडवांस क्या है, करंट एसेट है, नॉन करंट भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने कहा एसेट क्या है, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर, तो एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर पहला बिल आया तो मैंने कहा था हमेशा CWIP को डेबिट करना ग्रॉस बिल से, तो CWIP डेबिट 50 से, ये 5 तुम्हें दे दिए भाई, ये 2.5 फिर कभी देंगे, और ये 42,000 या 5 अभी ले लो। और अगर यही लाइन जो है मैंने कहा था इस तरह से लिखी ना होती, जो सवाल के अंदर लिखी हुई थी कि इंटरेस्ट ये बिल इमीडिएटली पे हो जाता है ऑन रिसीट, अगर इसके यूं लिखा होता कि बिल इज पेड आफ्टर रिसीट और आफ्टर 10 डेज ऑफ रिसीट, तो फिर ये एंट्री मैंने कहा था कुछ इस तरह से बदल जाएगी कि कैश की बजाय 31 मार्च को पेएबल और फिर 10 अप्रैल को पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। और साथ ये भी आपको समझाया था कि अगर 31 मार्च बीच में ईयर एंड आ जाता है तो उस दिन 42.5 भी लायबिलिटी होगा, 2.5 भी लायबिलिटी होगा, और एसेट के अंदर 50 की CWIP कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड हो चुकी होगी, और एडवांस में 20 - 5 15 पड़ा होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें इसलिए थोड़ी सी बता दी थी कि ATL के अंदर ये सारी बातें अप्लाई हो रही थी। बहरहाल ATL में जाकर इनको देख लेते हैं। ATL ना गुजर जाए। ओके, हेयर वी आर ATL जी। देखें जी, ये बड़ा ही उसने जो है ना ख़राब काम कर दिया, हमें धोखा दे दिया इस सवाल वाले ने। हमने एक फॉर्मेट बनाया था कि जी ग्रॉस बिल होगा, उसमें से कुछ एडवांस होगा, कोई ना कोई परसेंटेज होगी, वो माइनस करेंगे, कोई रिटेंशन मनी पेएबल निकालना हुआ वो माइनस करेंगे, और फिर नेट बिल उसको पकड़ा देंगे और कहेंगे ये पकड़ो और चलो भाई जाओ। ये हमने सोचा था। अब सवाल के अंदर उसने हमें ये नेट पेमेंट्स दे दी। अब किसी बच्चे ने गलती से यहाँ पर 50, 79.9 और 100.3 लिखा तो वो मारा गया। किसने ऐसा किया था? वैसे मैंने बता के ना भेजा था तो सारे ही ऐसे करते, पर मैंने बता के भेज दिया था ना, इसलिए सबको ये पता लग गया था। कल बता के भेजा था ना मैंने, कि नहीं आपकी क्लास में नहीं बताया था, दोनों में से किसी एक क्लास में तो बताया था, या दोनों में बताया होगा। बहरहाल नहीं बताया था तो फिर आप सबको पता लग गया। सवाल कितने बच्चे अटैम्प्ट करके आए हैं? अच्छा, कितनों को ये पता लग गया था कि ये नेट अमाउंट पेड है, ग्रॉस बिल नहीं है? कितनों को नहीं पता लगा था? आई एम इंटरेस्टेड इन दोज स्टूडेंट्स। 1-2 सच्चे ही हैं बस, बाकी काफ़ी सारों को मसला था। भाई ये ग्रॉस नहीं था, इधर देखें, ये नेट अमाउंट पेड थी, पेड की अमाउंट उसने दी हुई थी, ठीक है ना। तो 50
79.9 और 100.3, ठीक है ना, ये नेट अमाउंट थी। अब इससे ग्रॉस बनानी थी आपने, इससे ग्रॉस कैसे बनानी थी? बड़ा सिंपल सा काम था। आपकी जो नेट अमाउंट जो है वो किस किस चीज़ से नेट हो चुकी है? उसने कहा प्रोग्रेस बिल्स वर पेड आफ्टर, वर पेड यानी जो पेमेंट की अमाउंट है इसमें से क्या क्या माइनस हो चुका है? वर पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडवांस एंड रिटेंशन मनी एट 10% एंड 5%। इसका मतलब नेट अमाउंट बनते बनते ये 85% रह गया, क्योंकि 100 की ग्रॉस अमाउंट में से 10%, 100 में से 10 एडवांस की एडजस्टमेंट और 5 रिटेंशन मनी की, तो बाकी 85 रह गया ना। इसका मतलब एडवांस 10% पे एडजस्ट हुआ, रिटेंशन मनी 5% रखी आपने, और ये नेट 85% पे कर दिया गया। तो अब बड़ा सिंपल था। 50 जो है ये 85 पे पड़ा है, इसे 100 पे लेकर जाना है। 50 85 पे पड़ा है, इसे 100 पे लेकर जाना है। ये वाहिद 50 था जिसका ग्रॉस भी 50 ही था, जिसको आपने एडजस्ट नहीं करना था, क्योंकि ये तो क्या था? एडवांस था ना, ये तो एडवांस था। इस एडवांस में से एडवांस नहीं काट लेना, एडवांस में से एडवांस नहीं काट लेना, ठीक है। असल कहानी तो 79 से शुरू होती है। हमने 79.9 को कहा ये 85 पे पड़ा है, 79.9 85 पे पड़ा है, हमें इसको 100 पर ले जाना है। अब डिवाइड करेंगे तो 85 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 79 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आता है? 94। ये ग्रॉस बिल की अमाउंट थी, एडवांस इसमें से 9.4। तो पहले मैंने ग्रॉस निकाला है, ठीक है ना। कुछ भी आप निकाल सकते थे, पर मैंने पहले ग्रॉस निकाला, ज़रा सिंपल है। वरना डिवाइड बाई 85 इंटू 10 करके ये भी निकल सकता था, एडवांस भी निकल सकता था। डिवाइड बाई 85 इंटू 5 करके रिटेंशन मनी भी निकल सकता था, पर हम ग्रॉस निकाल देते हैं ना, ज़रा ईजी है। डिवाइड बाई 85 इंटू 100 किया तो 94 आ गया, 9.4 एडवांस और रिटेंशन मनी 4.7। चेक करके भी देख लो, 94 में से ये दोनों निकले तो क्या यही आंसर आता है? ये कहानी थी। कितने बच्चों को ये समझ नहीं आई थी, सोल्यूशन देखे बगैर नहीं आई थी। ओके, अब समझ आ गई। ये इसलिए मैं इंटरेस्टेड होता हूँ कि अब मैं देख लूँ इनके हालात ठीक है, इसलिए बता दिया करें मुझे, और कोई ऑडिट थोड़ा ही हो रहा होता है जी। 100.3 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 100 118। इसमें 11.8 का एडवांस एडजस्ट हुआ और 5.9, ठीक है जी, ये रिटेंशन में। अच्छा, ज़रा मुझे ये कोई एंट्रीज बताना पसंद करेंगे आप? अब ये ना कहना नहीं, देखो मैंने कहा था ना ये ना कहना, फिर भी तुमने कह लिया। पहले इसकी एंट्री बोलो, एडवांस। चलो हाँ ठीक है, पहले एडवांस की एंट्री बोलो जी। एडवांस की एंट्री, इसकी एंट्री आपने की एडवांस डेबिट, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, कैश क्रेडिट 50 से, ठीक है जी। उसके बाद ये पहला बिल आया, पहले बिल की एंट्री CWIP ऑफ बिल्डिंग है। चलो CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट 79 से। CWIP मतलब बिल्डिंग, बिल आने का मतलब क्या है? इतने रुपए की बिल्डिंग बन गई है। तो ये मैंने आपको कहा था हमेशा ग्रॉस अमाउंट से आपने डेबिट करना है। फिर हमने कहा जी 94 का, वो कहेगा, वो लेके आया बिल, भाईजान 94 रुपए की बिल्डिंग बन गई है। हमने कहा अच्छा, तुम्हें पहले हम 9.4 तुम्हें पहले दे चुके थे, लेकिन हमें तुम पर शक है कि तुम सही ना काम करो, इसलिए 4.7 फिर कभी तुम्हें दे देंगे, और कैश भी आज नहीं दिया। ये देखो ये देखो ये देखो, ये तो ग्रॉस बिल की जो एंट्री है ना, वो एंट्री तो मैंने 1 जुलाई को ही करनी है ना, क्योंकि इनवॉइस चाहे 20 जून को भी आ गई है। एडवांस जिस दिन पे होना है उस दिन कहानी शुरू होनी है ना बेटा। ये एग्रीमेंट के से भी पहले उन्होंने बिल बना के भेज दिया, ऐसी वर्बली बात हुई थी, बिल बना के भेज दिया। और भाई एग्रीमेंट भी हो जाए तो एग्रीमेंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, एडवांस की पेमेंट से कहानी शुरू है। एडवांस दे दिया, अभी कोई काम नहीं होता, हमने कहा एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। तो इसलिए इस 20 जून को तो काट ही दो ना, साइड पे करो, ये तो परेशान करने के लिए था, ठीक है। अब ये पेमेंट डेट है और इसके लिए बस यही रेलेवेंट डेट है, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट। ओहो,
ये क्या है जी? डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। ओके, अच्छा, और डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल या इनवॉइस रिसीव। ठीक है, मैं कह रहा हूं इधर लिखो ही ना, ये कंफ्यूज ना करे आपको। इस बिल के आने पर कोई एंट्री नहीं करनी है, तो एडवांस की पेमेंट है ना, तो जिस दिन पेमेंट करेंगे तो हम कहेंगे यार कुछ हुआ भी नहीं और पैसे दे दिए, अच्छा चलो जी एडवांस। बात समझे? लेकिन अगली कहानी डिफरेंट है। अगली कहानी में आपको बिल आता है 10 सितंबर 2014 को, तो ये वाली एंट्री आप जाकर करते हैं 10 सितंबर 14 पर। ठीक है, और जब पेमेंट की बारी आती है तो आप कर रहे हैं 31 अक्टूबर 14 पे जाकर, तो फिर 10 सितंबर 14 को तो आपका पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर बनाना, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर। कितना जी? 79.9। ठीक है जी, समझ गए? अब ये पेमेंट की डेट है 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर पे जाके आपको फिर एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, और वो एंट्री होगी पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट। ये एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मत करना। पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, ये सर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बैलेंस शीट बनाते हैं अभी। 79.9 और 79। ठीक है, और सही है, 31 अक्टूबर 14। फिर इस 100 की एंट्री भी अब करवा ही दो। इस 100 की एंट्री तो नीचे जाकर ही होगी अब, इधर जी। किस दिन बिल रिसीव हुआ? 30 दिसंबर को। चूंकि बिल रिसीव हो गया इसलिए मैं इतनी कहानी इतनी देर से सुना रहा था, तो हम बिल की एंट्री करेंगे, यानी CWIP में इसको ऐड करेंगे, और हमारी बैलेंस शीट में एडवांस भी 5 से कम हो जाएगा, और हमारी जो 5 से 11,8 से, ठीक है, एडवांस भी कम हो जाएगा, रिटेंशन मनी भी बढ़ेगा, और तो और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर भी आएगा। ये एंट्री इसलिए करवाने लगा था। बहरहाल इसकी पेमेंट 31 जनवरी पर होनी है। इधर देखो, तो मैं यूं लिख रहा हूं, इस डेट को भी मत लिखो, पेमेंट ही नहीं हुई हमारे पीरियड में, क्यों डेट लिखे? ठीक है ना। अब 30 दिसंबर 14 को एंट्री पास होगी CWIP ऑफ बिल्डिंग, जिस दिन बिल आया है। CWIP ऑफ बिल्डिंग, ये किस दिन एंट्री कर रहे हैं हम? 30 दिसंबर अपने साल 14 में, 30 दिसंबर 14 पे एंट्री हो रही है। CWIP डेबिट 118। फिर हम वो बिल लेके आए, हमने कहा यार 11.8 तो पहले ही तुम्हें दे चुके हैं, और कितना? 5.9 फिर कभी देंगे, और तो और 100.3 भी फिलहाल नहीं है। महीने बाद आना, अपना चेक ले जाना, अभी हम मसरूफ हैं। बड़े आए तुम ठेकेदार, लगता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, और कहानी खत्म। अगली पेमेंट अभी नहीं हुई, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर ये 100.3 का भी पेएबल नजर आना है, और बैलेंस शीट के अंदर एडवांस 11.8 से मजीद कम हो जाना है, क्योंकि एडवांस आया 50 का था। फिर 9.4 एडजस्ट हो गया और 11.8 एडजस्ट हो गया। ठीक है ना। फिर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में 94 और 118 ऐड हो चुका है। ठीक है, अच्छा, एक पेएबल क्रिएट हुआ था, रिवर्स हो गया, कहानी खत्म। लेकिन फिर क्रिएट हुआ और रिवर्स नहीं हो पा रहा। ठीक हो गया, और तो और एक और रंग चाहिए, वो यहीं से निकालते हैं, कोई अजीब सा रंग। ठीक है, ये कर लें जी। वो क्या है? ये भी एक लायबिलिटी, नजर ही नहीं आ रहा यार, ये है ना, बस ठीक है, ये वाला जी, ऑरेंज, ये पेएबल और ये पेएबल, ये एक और पेएबल भी आ रहा है। तो ये सारी हमारी बैलेंस शीट ही बनी पड़ी है, जाके बना लेते हैं। ठीक है, बस अभी करना क्या है? करना ये है कि सवाल को यहाँ से ही रख लेते हैं अपने सामने। ऊपर वाला सवाल सारा मैंने यहाँ पे कर दिया, और 1 सितंबर पे कंस्ट्रक्शन वर्क वाज स्टॉप्ड, तो सस्पेंशन आ रही है। क्यों जी? टू रिजॉल्व जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, कोई खुदाई के दौरान पानी निकल आया है, ठीक है, जगह नरम है, ठीक है, फिसल रही है नीचे से ज़मीन। क्या यार, ये सारी जगहों पे तो नहीं होता, हर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी तो नहीं है, ये नॉन रूटीन है। जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आई है, कॉम्प्लिकेशन हर बिल्डिंग के अंदर नहीं आ जाती, आपको सस्पेंशन करनी पड़े वक्त की, तो भाई ये नॉन रूटीन है। रूटीन तो बिल्कुल आपको लगेगा, नज़र आ रहा होगा, ये तो यार उसी काम कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस का हिस्सा। क्या हर बिल्डिंग की
जो है वो बुनियाद खोदते हुए जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो वो बनेगी। साथ वाली बिल्डिंग में नहीं आई थी, इसमें आएगी तो ये फिर नॉन रूटीन हुआ ना। हाँ, ये वाली बिल्डिंग बन रही हो और ये बिल्डिंग कह रही हो जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही, साथ वाली बिल्डिंग में आई थी, मैंने नहीं बनना, ऐसा तो नहीं ना है। बात समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये 1 मंथ कौन सा है, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, यानी सितंबर का महीना वर्क वाज स्टॉप, तो ये है नॉन रूटीन, लिख लो। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज बीन फाइनेंस फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज, बैंक लोन ऑफ 100 वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 जुलाई। नहीं लिखा हुआ किस काम के लिए, तो फिर स्पेसिफिक, और यहीं पर ही लिख लेंगे कमेंसमेंट सीजेशन, ऐसे ही पर्चे के ऊपर थोड़ा सा लिख लिया करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए मुझे बैंक लोन के आने की डेट का पता लग गया, 1 जुलाई, फिर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी 1 जुलाई, और साइन एंड एग्रीमेंट और कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन भी 1 जुलाई। लो भाई, 1 जुलाई क्या है, यही 3 डेट्स निकलती है ना। अंग्रेजियां कौन लिखे, बस ठीक है, यहां लिखें 1, लेकिन बोलना हर दफा है। 1 जुलाई 2014 पर कमेंसमेंट हो गई, और विल कंप्लीट ऑन 30 जून 16, हम खड़े हैं इस वक्त 31 दिसंबर 14 पे, 15 भी गुजर जाना है, 16 में जाके कहीं, 15 में भी खत्म नहीं होना है इसने भाई साहब, यहां कहीं 16 में जाकर 31 दिसंबर 16 वाले साल के दरमियान में जाके इसने कंप्लीट होना है। तो भाई बड़ी दूर है अभी तो, 31 दिसंबर 14 पर तो ये वर्क इन प्रोग्रेस ही होगा, तो हमारी सीजेशन की डेट भी फिर 31 दिसंबर 14 ही बन गई। ठीक है, तो कितने मंथ्स बन रहे हैं जी, 6 मंथ्स सिंपली। ठीक है, 6 मंथ्स, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, करें शुरू, करें शुरू। बैलेंस शीट तो बनी पड़ी है, अब हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए बैलेंस शीट में जाते हमें पता लग गया कि बैलेंस शीट के अंदर एक तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जाएगा, बिल्डिंग ने नहीं जाना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग जाएगा, इसको हम वर्किंग 1 में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो वर्किंग 1 में हम आए। वर्किंग 1 के अंदर कॉस्ट ऑफ CWIP चाहिए, इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी? अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स के बाद कोई परमिट फी, मैप फी, कंसल्टेंट फी है, तो फिर वो मत लिखो ना, नंबर 4 लिख लो। आप 1 और 4 ना लिखा करो, टाइम बचा लो, आप लिखो यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट। इसके लिए हम इंशाल्लाह अभी वर्किंग 2 करते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज समझ रहे हो ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो बैलेंस शीट में हमने ले जानी है। ठीक है, वर्किंग 2 में हम बोरोइंग कॉस्ट जो इधर कैपिटलाइज करनी है वो निकाल लेंगे। लोन प्रोसेसिंग चार्ज चलो लिख दो, चार्जेस कोई नहीं है सवाल के अंदर। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, एक ही लोन है, कोई इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं हुई उसकी, पढ़ लो। बैंक लोन ऑफ 100 was obtained on 1 जुलाई 2014, लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 11% पेएबल सेमी एनुअली ऑन 31 दिसंबर एंड 30 जून ईच ईयर। इंटरेस्ट हर 6 महीने बाद पे होता है, यानी 1 जुलाई 14 को लोन लिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट 6ठे महीने के आखिरी दिन पे होगा, और फिर अगले 6 महीनों का उन 6 महीनों के आखिरी दिन। इसका मतलब इंटरेस्ट 6 महीने बाद पे होना, लेकिन द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल अगला साल। इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे साल के अंदर ये लोन लॉन्ग टर्म ही होगा, लेकिन सारे का सारा लॉन्ग टर्म होगा या कुछ लॉन्ग टर्म कुछ करंट पोर्शन। भाई देखो, ये वो टीपू वाला सवाल और उसके बाद वाले सवाल। 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर 100 मिलियन का लोन आपके ऊपर पड़ा हुआ है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जाना है, तो मतलब 25-25 की इंस्टॉलमेंट होनी है। एनुअल है तो अगले साल 1 अप्रैल 15 को एक 25
और फिर उससे अगले साल 16 में 25, फिर 17 में 25, फिर 18 में 25, तो 31 दिसंबर 2014 पे खड़े होकर तो 25 करंट पोर्शन है। टोटल लोन 100 का है सारे का सारा ही आज हम पे पेएबल, ये लायबिलिटी ही है। ठीक है ना? नहीं समझ आई भाई ये बात है? कितना क्यों समझ नहीं आई? क्यों क्या समझ नहीं, क्या नॉन करंट करंट समझ नहीं आए? क्या 25 ये पहले कभी नहीं किया जिंदगी में हमने, ये पहले कभी नहीं किया। 4 से 5 सवाल मैंने करवाए थे बोरिंग कॉस्ट के भी स्टार्ट में, हिलने नहीं दूंगा मैं, मेरे पास सबूत के तौर पे मौजूद है, कहो तो ले जाऊं। अब सुन लो, 31 दिसंबर 14 पे 100 रुपए का एक लोन आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये आपने यकम जुलाई को लिया था कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इस 100 के 100 की लायबिलिटी आप पर आज भी है, क्योंकि इसकी कोई 1 रुपए की किस्त भी पे नहीं हुई। लेकिन सवाल कहता है इसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी प्रिंसिपल की 25-25 रुपए की, जो कि स्टार्ट हो रही हैं यकम अप्रैल अगले साल से, 1 अप्रैल 15, फिर ऐसे ही 1 अप्रैल 16, 17, 18। लेकिन भाई आप तो ये खड़े हो, जो ऊपर देख रहे होते तो नजर आ जाता, आप तो ये खड़े हो, यहां पे खड़े हो के आपकी ऐनक ने अगले 12 महीने में देखा कि 25 पे हो जाना है, पे तो अभी 1 रुपये नहीं हुआ भाई, तो ये करंट पोर्शन है, बाकी लोन 4 इक्वल, तो 100 की 4 इक्वल कितनी बनती है? एक मिनट, प्रिंसिपल लोन कैरीज मार्कअप ऑफ 11%, पेएबल सेमी एनुअली 30 जून 31 दिसंबर, फुल स्टॉप। आगे द प्रिंसिपल, घर सवाल किया होता तो ना, द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। जी आगे चले जी, गल है यार, कहां से आया मैं, अब ले गया मैं सवाल जी, पहले नहीं लिखा था मैंने, अभी लिखा है, कहता है ये कहां से आ गया, हद होगी यार। अच्छा जी सुने, नेक्स्ट प्लीज। कुछ नहीं जी, और लोन तो आ गया, अब बस इसका इंटरेस्ट निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, भाई कितना है लोन? 100 मिलियन, इंटरेस्ट रेट, और इधर देखो हमारी तो 6 मंथ की ही कैपिटलाइजेशन होनी है ना, तो 6/12, 6 सस्पेंशन है, थोड़ा बाय 12 ऐसे लिख लो। ठीक है, कौन कौन से मंथ्स हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा जी, उसके बाद अब चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट इनकम, उसके लिए चाहिए रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। तो रिसीट पेमेंट आसान था, मुश्किल नहीं था इस सवाल का, देख लेते हैं, नंबरिंग करा दें मुझे। यकम जुलाई को लोन रिसीव हो रहा है 1, सही है। उसके बाद यकम जुलाई को ही एडवांस पे हो रहा है, तो ये भी 1। और कुछ हुआ यकम जुलाई को? बोलो, नहीं और कुछ नहीं हो रहा। फिर यकम अगस्त को कुछ हुआ हो, यकम सितंबर को, यकम अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को है, तो ये 2 आ जाएगा। फिर 31 अक्टूबर के बाद जी कुछ और है तो सही, लेकिन उसको भी शायद लेने की जरूरत नहीं है, मैं नंबर 3 लगाकर फिर काट देता हूं। कुछ और तो नहीं है भाई? नंबर 3 यहां पे क्यों लगाया? 6 महीनों का इंटरेस्ट पेड, ये भी आया करता है, लेकिन चूंकि ये 31 दिसंबर पे है और हमने 31 दिसंबर से जब इसको कैपिटलाइज करना शुरू करना है रिसीट पेमेंट, यार इंटरेस्ट इनकम निकालनी शुरू करनी है, तो 31 दिसंबर तक ही होना है। तो मैंने कहा था कि हमारी सीजेशन की डेट के बाद की कोई रिसीट पेमेंट उसे इग्नोर करो, सीजेशन के डेट के दिन की भी हो तब भी इग्नोर ही करनी बनती है भाई। ठीक है, तो रिसीट पेमेंट बनाते हैं जी। वो बेटा एक्सपेंस आउट होना है। लोन कब आया वैसे बाय द वे? ठीक है, लोन किस दिन आया है? तो 31 दिसंबर तक कितने महीनों का इंटरेस्ट बनता है? तो फिर कौन से पिछले 6 महीनों का इंटरेस्ट आप कह रहे हैं? अच्छा, रिसीट पेमेंट डेट, जी बेटा बोले।
फिर क्या, मैं लिख देता हूं 31/12 वाला, मैंने इसलिए नंबर लगाया। आप कहां सवाल आया? हाँ, ये इसीलिए मैंने लिख दिया, आप लोगों के लिए लिखा है, सब्र कर दें जरा। स्पेसिफिक लोन्स, जनरल लोन्स, बैलेंस। यकम जुलाई 2014 पर लोन रिसीव्ड 100 मिलियन। यकम, बातें मत करो भाई, फिर थोड़ी देर बाद किसी ने यहां से सवाल पूछना है मुझसे इसी तरह से, मत करो यार, नाराज नहीं यार, मजाक कर रहे हैं यार हम यार। जा ऐसे नहीं यार, महसूस नहीं करना, ठीक है? सुनो यार, चुप करो, सही कह रहे हैं ना वो, मेरा और उसका मामला है, तुम लोग कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अच्छा जी सुने, एडवांस पे अलेली, मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन नहीं लेनी तुमने, मैं भी तो देख लूंगा तुम्हें। एडवांस पेड, अच्छा बेटा जल्दी करो, सर अदनान बस आने को ही है, 5-6 मिनट रह गए हैं। 50 एडवांस एडजस्ट हो गया, और तो कुछ नहीं हुआ। ये 50 है बेटा, प्लीज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? लोन भी आ गया, एडवांस भी पे हो गया। उसके बाद अगला काम, यहां पे नंबर 2 लगाया तो था, कहां गया? अच्छा वो उधर लगा दिया, वो इधर वाला ही है, सेम चीज है, ठीक है? तो 31 अक्टूबर पे फर्स्ट बिल पेड, ठीक है ना? तो 31 अक्टूबर 14 पे फर्स्ट प्रोग्रेस बिल पेड। अब 94 लेंगे ना, इसलिए एंट्रीज करवाई थी। कैश में से 79.9 पे हो रहा है, ठीक है? तो 79.9 जैसे ही आया पहले ही बिल ने कड़ाके निकाल दिए हैं, 79.9। तो स्पेसिफिक लोन का 50 गया और 29.9 जनरल लोन से पे होगा। एंड अब आप कहते हो नहीं नहीं, स्टूडेंट ने कहा नहीं नहीं सर ये तो कोई बात ना हुई, ये जो 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट पे होना है, इसको यहां लिखे ना, आप लिखते थे 31 दिसंबर 14, सिचुएशन के बाद आपने कहा था इग्नोर करना, इसको तो ना करें। इंटरेस्ट पेड, मैं कहा चलो लिख लो, 100 मिलियन इंटू 11% इंटू 6/12 कितना बनता है? बोलो। हाँ 5.5। आप कहेंगे कि जी ये जनरल लोन से जो पेमेंट हुई है, ये 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसका इंटरेस्ट ले लो। क्या मतलब? 0 दिन का? ये देखो 31 दिसंबर डेट ऑफ पेमेंट से, सिचुएशन सब कुछ रोकना 31 दिसंबर पर ही, तो फिर इसको भी लेने की जरूरत नहीं थी। मैं ये अर्ज कर रहा था जी, इंटरेस्ट 31 दिसंबर को पे हुआ है भाई। लोन लिया, उसका इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे होता है 31 दिसंबर एंड 30 जून, ये 31 दिसंबर पे। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 31 दिसंबर पे भी है तो हमने इग्नोर ही करना है, ठीक है ना? अच्छा जी, ले भाई इन्वेस्टमेंट इनकम फिर यहां पर लिखेंगे, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम 50 मिलियन अवेलेबल हुआ, 7% सवाल में रेट गिवन था, ये अवेलेबल है यकम जुलाई से, ये ऐसे जरा ऐसे, ठीक है? पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर, 4/12, फिर कहानी खत्म, ठीक है? सवाल इतना लेंथी नहीं था। असल में ये चीज जरा नहीं थी ना, प्रोग्रेस पेमेंट्स वगैरह उसने डाली हुई थी जी। कौन कौन से मंथ्स हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब रह गया आखिरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, उसमें भी एक ही है 29.9, 31 अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर ईयर एंड हो गया, तो 29.9 इंटू, अभी रेट का बस नहीं पता, इंटू 2/12। कौन कौन से मंथ्स हैं? नवंबर और दिसंबर। सुन लें, अब सुन लें, इंटरेस्ट रेट सिर्फ देख लें, बाकी आपको बता दिया है, एंट्रीज की हुई है, ठीक है? सर ने चाहती मार दी हुई है, ठीक है?
यहां से निकल आएगी हमारे पास टोटल अमाउंट, ठीक है। इसको जाके आपने ऐड कर देना यहां पर, एक बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर आपने ये तीनों बिल्स लेने हैं, मतलब एडवांस नहीं, दोनों बिल्स लेने हैं। ये ना करना कि इसकी पेमेंट नहीं हुई तो ये लोन आ, क्योंकि मैंने इसकी एंट्री आपको करवा दी है। ये देखो CWIP डेबिट हो गया है 118 से 30 दिसंबर को, ये एडवांस है, ये बिल रिसीव हुआ है। वैसे कह रहे आप एडवांस नहीं है, वो है एडवांस, अपनी जगह पे है। एडवांस की तो एडजस्टमेंट चल रही है भाई। हाँ ठीक है, अच्छा सुने अब, प्लीज 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 इधर देखें। अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट आपने जब निकालना है तो उसने लोन आउटस्टैंडिंग बताया हुआ है आपको, और इंटरेस्ट रेट उसने नहीं बताया हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस बता दिया, ठीक है, जनरल लोन का, जो यहां पे मुझे लगाने के लिए चाहिए। ये देखो, ये लाल लाइन क्यों लगा लिया करते हैं कि पूरे सवाल के अंदर हमें इस लाइन की जरूरत नहीं होती सिवाय रेट पे जाकर। तो वो कहता है एक एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, उसका एवरेज बैलेंस है 190 और उसका मार्कअप फॉर द ईयर है 24.7। तो ये हमें उसने बता दिया था 190 और 24, तो ऐसे ही तो करते थे, इंटरेस्ट को लोन पे डिवाइड करते थे। तो ये 13% आपने निकालना है, इसको यहां पे लगा देना। अच्छा अब आखिरी बात सुने, ये कंप्लीट करना है क्वेश्चन। एडवांस जब आपने दिया तो उसको इधर ना लिखें करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन उसकी नहीं कर सकते, क्योंकि कितना अगले 1 साल में एडजस्ट होगा, कितना अगले उससे अगले 6 महीने में, बाकी रह जाना है सिर्फ यही। इसकी एंट्रीज आपके सामने मैंने की हुई हैं। वो एंट्रीज क्या हैं? पहली एंट्री एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट छोड़ दो, दूसरी एंट्री CWIP डेबिट यहां पे ऐड करोगे, फिर एडवांस क्रेडिट लिखना है तो लिख के काट देना, कोई मसला नहीं एडवांस। फिर रिटेंशन मनी पेएबल, ये नॉन करंट होगा, याद रखना। अब उसकी वजह भी सुन लो। 31 दिसंबर 14 पर जो आपने पैसे रिटेन करने हैं किसी के, ये प्रोजेक्ट अगले साल पूरा नहीं होना बल्कि उसके अगले साल जाके पूरा होना है, पूरा होने के 1 साल बाद जाके उसको वापस करने हैं, तो ये भी नॉन करंट में नजर आएगा, रिटेंशन मनी, ठीक है। पहला बिल जो पेएबल बना था कॉन्ट्रैक्टर का वो पे हो जाना है, और दूसरा बिल पेएबल में नजर आना है। ये तो पेएबल पे हो गया, ये पेएबल अभी बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। तो इस सवाल को कंप्लीट कीजिएगा। ये एंट्रीज आपको, अगर सिर्फ ये एंट्रीज ही देख लेना आप, ठीक है, और बोरिंग कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, तो ये एंट्रीज देखकर ही आपका सवाल खत्म हो जाता है। CWIP में ये 2 चीजें ऐड होनी है, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर में 1 आना है, रिटेंशन मनी पेएबल 2 लायबिलिटी में आने हैं, एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सारे MCQs और ये सवाल दोबारा करना है। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं कल लूंगा जी। कौन सा? 31 दिसंबर पे ईयर एंड हो गया है। ठीक है जी, बाकी को क्वेश्चन होगा तो मैं ले लेता हूं, और इंडिविजुअली क्वेश्चन ले लेता हूं। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूं, बाकी कोई सवाल में सवाल होगा तो कल मैं ले लूंगा। क्लास का टाइम खत्म हो गया है, इसको खत्म कीजिएगा। जो क्वेश्चन भी होगा कल मैं आंसर करके आगे जाऊंगा, नो इश्यू। फरमाइशी प्रोग्राम तस्वीरों का चल रहा है, बंद करें जी, अल्लाह हाफिज।